अच्छा मेरा बेटा, स्टार्ट करते हैं। हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर चल रहा है। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो पार्ट हमारा पढ़ लिया था वो हमारा कूलम्स लॉ का पार्ट था, और साथ ही साथ हमने कूलम्स लॉ के जो हमारे टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम थे वो भी अच्छे तरीके से कवर कर लिए थे। ठीक है, अब हमने क्या करना है बेसिकली, अब हमारे पास जो पार्ट है करने के लिए या जो चीज है हमारे पास सीखने के लिए, वो मेरा बेटा हमारे पास इसका अगला टॉपिक है, दैट इज द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, जो हमारा 15 अक्टूबर को टेस्ट होना है, आपके ग्रुप में अनाउंसमेंट हुई हुई है। तो 15 अक्टूबर का जो पहला टेस्ट है उसके अंदर आपका कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक आएगा। टेस्ट के कोऑर्डिनेटर हमारे सर शाफे हैं, उनसे आप टेस्ट से रिलेटेड जो भी मालूमात है वो ले सकते हैं। ठीक है मेरा बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी से एमसीक्यूज बन करके आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, उससे पहले हम जरा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट डिफाइन कर लेते हैं। देखो भाई, हमें ये बात पता है कि हमारे पास जो भी दो चार्जेस होते हैं वो कुछ फासले या कुछ डिस्टेंस आर के ऊपर अगर मौजूद हैं, जैसे ये दो चार्जेस हैं और इनके दरमियान का डिस्टेंस आर है, तो हमें ये बात पता है कि इनके दरमियान में एक अदद एग्जिस्ट कर रही होती है फोर्स। वो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर की भी हो सकती है और वो फोर्स रिपल्सिव नेचर की भी हो सकती है। अगर दोनों चार्जेस जो मेरे पास हैं वो एक जैसे हैं, एक जैसे का मतलब ये है कि दोनों मेरे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो फोर्स रिपल्सिव होगी। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है या अनलाइक चार्जेस हैं तो फोर्स अट्रैक्टिव होगी। ठीक है, अब क्या, अगर मैं एक चार्ज को यहाँ पे Q1 कहता हूँ, एक चार्ज को Q2 कहता हूँ, तो मुझे ये बात पता है कि Q1 Q2 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है और Q2 Q1 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। लेकिन क्या Q1 Q2 को मैं जितना भी दूर ले जाऊं Q1 इस पे फोर्स लगाता रहेगा? तो ऑब्वियस आंसर है ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सिंपल सी एक प्रैक्टिकल मिसाल आपको दे देते हैं। बेटा आप लोगों ने सबने यकीनन बार मैग्नेट देखा होगा। बार मैग्नेट के अंदर जो एक साइड होती है वो नॉर्थ पोल होता है और एक साइड होती है साउथ पोल होता है। अब इसके पास सलाहियत होती है कि ये जो मैग्नेटिक नेचर के ऑब्जेक्ट होते हैं ना, इन्हें अट्रैक्ट करता है। जैसे कोई चाबी है, कोई कील है, कोई भी इस तरह की चीज है जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है, उसे ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैं इस मैग्नेट से सारी जिंदगी दूर जाता रहूंगा और दूर जाते जाते बहुत दूर कहीं इंफिनिटी पे चला जाऊंगा ये तब भी अट्रैक्ट करेगा। नॉट पॉसिबल ना, ऐसा नहीं होगा। यकीनन इसके सराउंडिंग में कोई एक खास रीजन होगा, कोई एक खास एरिया होगा जिसके अंदर ये अट्रैक्शन करेगा और उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल ऐसे ही मेरा बेटा, अगर ये मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कोई चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, जानते हैं हम ये बात। तो जनाब इसके सराउंडिंग में अपने पास एक क्या है, रीजन है। ये जो मैंने रेड कलर से दायरा बनाया ना, ये बेसिकली क्या है, दिस इज अ रीजन। ठीक है, इसको मैंने यहाँ मार्क कर दिया। ये क्या है, ये रीजन है, एरिया है सराउंडिंग द मेन चार्ज। ये कौन सा रीजन है, इसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो अपने ऊपर ताकत लगती हुई महसूस करेगा। तो इसको हम कहते हैं मेरे बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पेस, रीजन, एरिया सराउंडिंग द सोर्स चार्ज, सराउंडिंग द मेन चार्ज, जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो अपने ऊपर एक ताकत लगती महसूस करता है। जब हम आगे चलेंगे तो मेरा बेटा अभी आप देखोगे एक हमारा होता है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज को आपकी किताब वाले पॉइंट चार्ज का नाम भी देते हैं। और जो सोर्स चार्ज होता है ना मेरा बेटा, इसको बेसिकली हम शो करते हैं कैपिटल क्यू से। ये आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है और ये आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है। एक मेरा बेटा हमारे पास होता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का काम क्या होता है, टेस्ट चार्ज का काम होता है ये चेक करना कि किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। टेस्ट चार्ज को आप क्यू से शो करते हो या कुछ जगहों पे इसे क्यू नॉट से शो किया जाता है, और ये हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ध्यान में रखिएगा टेस्ट चार्ज का बुनियादी काम क्या है। टेस्ट चार्ज का बुनियादी काम है ये टेस्ट करना कि भाई फील्ड एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। देखो इसका सिंपल सा हल आपको बताते हैं। ये मेरा बेटा, अगर आपके पास ये सोर्स चार्ज रखा हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसके सराउंडिंग में फील्ड कहाँ तक है और फील्ड कहाँ पे नहीं है। जाहिर है आप यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख के देखोगे, अगर ये अपने ऊपर रिपल्जन फेस कर रहा होगा और ये आपने इसको रख के छोड़ा और ये कहीं मूव करना शुरू हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे फील्ड है। आप थोड़ा दूर लेके गए, यहाँ पे रखा, अगर ये इसके ऊपर रिपल्जन होगी तो जैसे ही आप छोड़ोगे ये ऐसे इससे दूर जाना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। जब आप जाके किसी ऐसी जगह पे रख दो जहां पे ये कहीं भी मूव करना शुरू नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि हाँ यार यहाँ पे फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो टेस्ट चार्ज एक बहुत छोटा चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है और उसका काम होता है फील्ड को टेस्ट करना। किताब वाले इसको जो टर्म इसके लिए इस्तेमाल करते हैं
वो है मेरा बेटा इनफिनिटेसिमल चार्ज, इनफिनिटेसिमल चार्ज, जिसको हम कहते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज। इनफाइनाइटली स्मॉल मतलब बहुत छोटा चार्ज, जिसकी अपनी कोई हैसियत या कोई अहमियत इतनी ज्यादा नहीं। ठीक है, तो हमने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड से मुराद है सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में वो एरिया, वो स्पेस, वो रीजन जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो अपने ऊपर एक ताकत लगती महसूस करेगा, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज की भी होगी और नेगेटिव चार्ज की भी होगी। अब मेरा बेटा हमारे पास एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आता है जिसके ऊपर हमारा ये आज का पूरा लेक्चर बेस करेगा। उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब, देखो मेरा बेटा, अगर आपने घर में खाना बनते हुए देखा है, अगर आप चूल्हे के बिल्कुल सामने खड़े होगे तो आपको हीट की शिद्दत ज्यादा महसूस होगी। आप चूल्हे से दूर हटते जाओगे तो हीट वेव्स क्या होंगी, कम होती जाएंगी। ऐसे ही है ना। यही वजह है कि रमजान के अंदर चूल्हे के करीब खड़े होके जो काम कर रहे होते हैं वो मुश्किल काम होता है, क्योंकि जो वहां पे हीट की तपिश है वो कैसी आती है, ज्यादा आती है। जितना आप दूर जाते जाते हो तो अल्टीमेटली हीट इंटेंसिटी क्या होती जाती है, वेव की कम होती जाती है। सेम इज द केस ओवर हियर। अब जरा यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स मार्क कर दूं कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अगर मैं टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान में रखिएगा। अगर मैं टेस्ट चार्ज को ए पे रखता हूं तो वो अपने ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बी पे रखता हूं तब भी रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन हमें ये बात पता है कि ए पॉइंट के ऊपर फोर्स कैसी होगी, ज्यादा होगी, और बी पॉइंट पे फोर्स कैसी होगी, कम होगी, क्योंकि बी पॉइंट चार्ज से कैसा है, दूर है। यानी कि ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी है, कम है। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डिफाइन कैसे करते हैं भाई, आपने टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट पे रखा, किसको, टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट पे रखा, टेस्ट चार्ज को रखा ए पॉइंट पे। टेस्ट चार्ज को जब ए पॉइंट पे रखा तो ए पॉइंट पे रखे जाने पे इसके ऊपर कितनी फोर्स लगी, टेस्ट चार्ज ने अपने ऊपर ए पॉइंट पे रखे जाने पे कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करी, वो कहलाती है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, फोर्स per unit charge, force per unit test charge at a given point in the electrical field, at a given point in the force per unit test charge at a given point in the electrical field। टेस्ट चार्ज को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे रखा तो वो अपने ऊपर कितनी ताकत लगती महसूस कर रहा है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां पे अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। आपने किसी भी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को रखा, वो अपने ऊपर कितनी ताकत लगती महसूस कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर इसके यूनिट की बात करेंगे तो एक यूनिट इसका न्यूटन पर कूलम होता है, एक यूनिट इसका वोल्ट पर मीटर होता है। ये जो वोल्ट पर मीटर वाला यूनिट होता है ये फिलहाल आपने सिर्फ नोट करना है। इसी चैप्टर में अभी आगे चल के जब मैं आपको पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पे आपको ये समझ में आ जाएगा ये वोल्ट पर मीटर क्यों होता है। ठीक है मेरा बेटा। अच्छा, आगे चलते हैं और मजीद चीजें इसके अंदर समझते हैं। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब जब आप मल्टीपल वेक्टर्स को ऐड करोगे तो आप वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन के तहत करोगे, ये बात हम वैसे ही जानते हैं। ठीक है, जो हम सीख भी चुके हैं कूलम्स लॉ के अंदर। ठीक है, अच्छा आगे देखो अब और मजीद इसमें क्या खास बात है। अब देखो मेरा बेटा, अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज, ये दोनों अलग अलग एग्जाम्पल है, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। क्या मतलब, पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है मेरा बेटा, ये अलग अलग एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है और सिमिलरली यहाँ पे भी एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, ये यकीनन इस टेस्ट चार्ज को रिपेल कर रहा होगा। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स की लाइंस हैं वो ऐसे इससे क्या जा रही होंगी, अवे जा रही होंगी। भाई ये पॉइंट समझ आ गया। मेरे पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे इस सोर्स चार्ज से क्या कर रही होंगी, अवे मूव कर रही होंगी। वजह क्यों, क्यों अवे मूव कर रही है, क्योंकि जो टेस्ट चार्ज है, मेरा सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अच्छा, दूसरे केस में देखो जरा, यहाँ पे जो सोर्स चार्ज है वो नेगेटिव है तो यकीनन ये इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होंगी वो क्या कर रही होंगी भाई, वो इसकी तरफ आ रही होंगी। इसकी तरफ आने से क्या मुराद है,
इसकी तरफ आने से ये मुराद है कि वो इसे अट्रैक्ट करा रही होंगी अपने पास। यानी कि आप क्या, आपको यहाँ से क्या बात समझ में आई है, आपको यहाँ से क्या बात नजर आ रही है? आपको यहाँ से ये बात नजर आ रही है कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, तो इसके लिए मेरे पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हैं या इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स हैं, आप बोलोगे दे आर रेडियली आउटवर्ड, दे आर रेडियली आउटवर्ड। कहां पे है भाई? रेडियली आउटवर्ड है। जो आपके पास नेगेटिव सोर्स चार्ज है, इसके लिए जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हैं, दे आर रेडियली इनवर्ड। जब आप किताब पढ़ोगे ना, किताब में अब ये जुमला लिखा हुआ है डायरेक्टली कि पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आउटवर्ड है, नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इनवर्ड है, डायरेक्ट लिखा हुआ है। अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड और नेगेटिव के लिए इनवर्ट क्यों है। भाई इसके लिए आउट और इसके लिए इनवर्ट जो रीजन है ना, वो आपका टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज क्योंकि हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो जो पॉजिटिव सोर्स चार्ज है वो उसे रिपेल करेगा, इसलिए फील्ड लाइंस आर आउटवर्ड। नेगेटिव सोर्स चार्ज के केस में वो उसे अट्रैक्ट करेगा, इसलिए फील्ड लाइंस आर इनवर्ड। कौन अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव सोर्स चार्ज अट्रैक्ट करेगा टेस्ट चार्ज को। ठीक हो गया? ठीक है। ये जो मैंने इलेक्ट्रिकल फोर्स लाइन बनाई है, ये वो ताकत है जो सोर्स चार्ज लगा रहा है टेस्ट चार्ज पे। तो सोर्स चार्ज नेगेटिव है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को अपने पास बुला रहा है, इसलिए उसका डायरेक्शन कैसा आ रहा है? इनवर्ड आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और से देखिए, अगर आपका जो टेस्ट चार्ज है अगर, अच्छा मुझे पहले एक बात बताओ जरा। ठीक है भैया, वापस से स्टार्ट करते हैं भाई साहब। अच्छा, मैं क्या बता रहा था कि पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आउटवर्ड है या नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए इनवर्ड है, तो मेरा प्यारा बेटा ये कोई रट्टे वाली बात नहीं है। ये कैसे पता चलता है? ये टेस्ट चार्ज की मदद से होता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव होता, तो अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव होता, तो पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए, तो पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स इनवर्ड होती। ठीक है भाई, ये चीज याद रखना। ये माजी में एक बार नस्ट के पेपर में इसका ना क्वेश्चन बना के पूछा था उन्होंने। उन्होंने ये क्वेश्चन का वर्डिंग कुछ इस तरह, एक ना बेसिकली स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन था कि अगर हम सपोज कर लें कि हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिकल जो फ्लक्स है या इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस जो है, उसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा? तो भाई उल्टा हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि भाई अगर नेगेटिव सोर्स, अगर आपका पॉजिटिव सोर्स चार्ज है और आपका टेस्ट चार्ज नेगेटिव है, अगर आपका टेस्ट चार्ज क्या है? नेगेटिव है, तो ये बेसिकली से क्या करेगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो ये क्या करेगा? बेसिकली से अट्रैक्ट कर रहा होगा। इसके लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी भाई? इनवर्ट हो जाएंगी। ठीक है मेरा बेटा? तो जहन में रखना कि एक ना, मतलब ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं होती कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जो है ना वो पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए हमेशा आउटवर्ड होंगी। ये नोट भी जहन में रखना। ऐसा हो सकता है अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव हो, ठीक है, वैसे सोर्स चार्ज नेगेटिव कभी होता नहीं है। ठीक है मेरा बेटा? अच्छा, आगे चलते हैं, मजीद बातें समझते हैं, जो चीज हमें इसके अंदर मजीद करनी है ये हमें क्लियर हो गया। साथ साथ हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एक अदद कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पे डिपेंड करता है। तो भाई जहां फोर्स का डायरेक्शन होगा, वही आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन होगा। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जाहिर है वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर के पास हमें पता है दो चीजें होती हैं, एक होता है जनाब मैग्नीट्यूड और एक होता है मेरा बेटा डायरेक्शन। अगर मैं इसको लिखता हूं, एक एक पढ़ लिया हमने, E इक्वल्स एफ अपॉन क्यू। ठीक है। अगर मैं इसी का वेक्टर फॉर्म लिखता हूं तो ये बनेगा E विल बी इक्वल टू एफ अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है मेरा बेटा? ये जो आर लिखा हुआ है, इस आर से क्या मुराद है? इस आर से मुराद है यूनिट वेक्टर। जितने लोगों की आज पहली क्लास है उनको शायद थोड़ी सा इशू हो कि यार ये सर ये आर क्या पढ़ा दिया, ये सब कोई इशू नहीं है। जब आप अभी इसकी रिकॉर्डिंग लोगे ना कूलम्स लॉ की, तो कूलम्स लॉ के अंदर हमने ये सब बेसिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और जितने लोगों ने मेरे कहने के एन मुताबिक प्रैक्टिस करी होगी, उनको ये सब बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ये आर कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है, और उसका काम होता है डायरेक्शन बताना। तो ये आर कैप किसका डायरेक्शन बता रहा है? ये बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, अब इसी का एक और फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। ये मान लो एक सोर्स चार्ज है, यहां कहीं पे मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है। सोर्स चार्ज है, उससे थोड़ा फासले के ऊपर कौन मौजूद है भैया? एक अदद टेस्ट चार्ज मौजूद है, और इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस कितना है? आर डिस्टेंस। ठीक है मेरा बेटा? अच्छा, अब जाहिर सी बात है हमारे पास
ये जो सोर्स चार्ज है ये इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। भाई जो सोर्स चार्ज है, जो मोटा सा क्यू चार्ज है, वो छोटे वाले क्यू चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। और अगर मैं डायरेक्शन बनाऊंगा फोर्स की, तो ये डायरेक्शन होगी फोर्स की। भाई दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द सोर्स चार्ज ऑन टू टेस्ट चार्ज। क्योंकि ये जो सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स की एक्सप्रेशन लिखूं एज पर द कूलम्स स्टेटमेंट, तो दैट इज के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ऐसे ही होगा। अच्छा, ये जिस पॉइंट पे आपका टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, E इक्वल्स एफ डिवाइडेड बाय क्यू। अच्छा भाई साहब, अगर मैं इसको लिखता हूं, मैं कहूंगा E विल बी इक्वल टू 1/Q मल्टीप्लाई बाय एफ, ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या बनेगा भाई, 1/Q मल्टीप्लाई बाय एफ। एफ की जगह पे क्या आ जाएगा, के, और Q1 कितना है, क्यू के बराबर, Q2 कितना है, स्मॉल क्यू के बराबर। सही है ना भाई, एक कैपिटल क्यू है, एक स्मॉल क्यू है, अपॉन में डिस्टेंस कितना आ गया, आर स्क्वायर। जो मर रहा है मार दो, एक क्यू से एक क्यू आपका क्या हो गया, मर गया। सही है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ रहा है, E इक्वल्स के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। E इक्वल्स के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है मेरा बेटा, आपने यहां से क्या सीखा, आपने यहां से सीखा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का एक तो दूसरा फॉर्मूला। एक फॉर्मूला ये था E इक्वल्स एफ अपॉन क्यू, एक फॉर्मूला ये रहा E इक्वल्स के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको देख के हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी किस किस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करती है। चलो देखते हैं किस किस पे करती है डिपेंड। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है, पहली चीज। सोर्स चार्ज वो चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है। आर से क्या मुराद है, देखो आर क्या है, सोर्स चार्ज से लेके टेस्ट चार्ज तक का डिस्टेंस। तो मैं यहाँ यही लिख रहा हूँ कि डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है। और सोर्स चार्ज समझते हो ना क्या होता है, वो चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड है। सोर्स चार्ज को अपन लोग पॉइंट चार्ज भी कहते हैं, तो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पे भी डिपेंड करती है। अगर किसी के जहन में आ रहा है कि के कूलम कांस्टेंट है, कूलम कांस्टेंट पे कैसे डिपेंड करेगा, तो इसका मतलब आपने मेरा पीछे वाला लेक्चर कूलम्स लॉ का तमीज से नहीं लिया। उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो कूलम का कांस्टेंट है, दैट इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। वो आगे खुद डिपेंड कर रहा होता है मीडियम के ऊपर और सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर। ठीक है, तो तीसरी चीज किस पे करती है, कूलम कांस्टेंट पे डिपेंड करती है। और कूलम कांस्टेंट इन टर्न किस पे डिपेंड करता है, मीडियम बिटवीन द चार्जेस के ऊपर करता है, या सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो ये एक तो ये चीज हो गई कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अच्छा, फॉर्मूला अगर आप गौर से देखो, आपको वाजे तौर पे ये बात नजर आएगी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रही। चेक करो, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी डू नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज। क्योंकि आपको फॉर्मूले में कहीं टेस्ट चार्ज नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। इस चीज को मैं यहाँ लिख भी रहा हूं, आपने भी जहन में रखना है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज इनडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। इसको मैं बड़ी एक अच्छी मिसाल से समझाता हूं ताकि आपको जिंदगी भर के लिए जहन में रहे। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। मान लो चूल्हे के ऊपर कोई खाना बन रहा है, अब चूल्हे के सामने कोई छोटा 10-11 साल का बच्चा खड़ा है, या चूल्हे के सामने मेरे जैसा कोई 27-26 साल का बंदा खड़ा है, या चूल्हे के सामने कोई 40-42 साल का बंदा खड़ा है, जो हीट की शिद्दत है, इंटेंसिटी है, वो सबके लिए एक ही जितनी होगी। हाँ, हो सकता है मैं शायद बर्दाश्त ज्यादा कर जाऊं, बच्चा और मुझसे बड़ी उम्र का जो बंदा है वो शायद इतना बर्दाश्त ना कर सके, दैट इज अ सेपरेट इशू। लेकिन जो हीट की इंटेंसिटी है ना, वो इस पर डिपेंड नहीं कर रही कि सामने बंदा कौन सा खड़ा है। सेम इज द केस ओवर हियर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रही। टेस्ट चार्ज वो चार्ज था जो फील्ड के अंदर आपने रखा था, फील्ड की स्ट्रेंथ को टेस्टिफाई करने के लिए या चेक करने के लिए। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज डेफिनेटली इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज। किस किस पे डिपेंड करता है, सोर्स चार्ज पे, और डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज, और कूलम कांस्टेंट पे। विच इज, किताब में ऐसे भी लिखा मिलेगा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ मीडियम बिटवीन द चार्जेस पे डिपेंड कर रही होती है। तो हमने दो फॉर्मूले पढ़ लिए। ये जो आपने दोनों फॉर्मूले अभी पढ़े हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, एक पढ़ लिया आपने E इक्वल्स एफ अपॉन क्यू, एक पढ़ लिया आपने E इक्वल्स के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए हैं। ठीक है, एक चार्ज अगर होगा, एक सोर्स चार्ज अगर होगा, तो उसके लिए ये चीज जहन में रखना, क्योंकि आगे चल के बच्चा इस पे कंफ्यूजन का शिकार होगा जब हम गॉस लॉ पढ़ेंगे। दूसरी चीज जो मैंने ऊपर पॉइंट लिखवाया ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज है,
साथ। जब आप बाद में पढ़ोगे तो आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर E इक्वल्स एफ अपॉन क्यू के अंदर तो टेस्ट चार्ज आ रहा है, आपने कैसे लिखवा दिया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। चलो हमने मान लिया कि इस फॉर्मूले में नहीं करती, लेकिन इसमें कर भी तो रही है। फिर देखो भाई, जो E इक्वल्स एफ अपॉन क्यू है, मेरा बेटा आप जब भी एफ का फॉर्मूला ओपन करोगे तो उसमें के ये बनेगा, ये देखो ये वाला बनेगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बनेगा। तो कैपिटल क्यू से जो स्मॉल क्यू है ना वो हमेशा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो नीचे वाला क्यू है ना ये ऊपर वाले क्यू को कैंसिल कर देगा जो फोर्स के फॉर्मूले में आ रहा है। इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। मैंने आपको सिंपल सी मिसाल भी दे दी कि अगर चूल्हे के सामने कोई पतला बंदा खड़ा है, कोई मोटा बंदा खड़ा है, कोई लंबी हाइट वाला है, कोई छोटी हाइट वाला है, सबके लिए जो इलेक्ट्रिकल जो हीट की स्ट्रेंथ है वहां पे एक जैसी होगी। बर्दाश्त कौन कितनी कर रहा है वो एक बंदे का अपना मसला है, लेकिन सोर्स की तरफ से जो वहां पे इंटेंसिटी है ना वो एक ही जितनी होगी। जैसे बाहर धूप होती है, भाई सिंपल सी मिसाल है ना। अगर हम कराची की बात करें, कराची में गर्मी पड़ रही थी पिछले दिनों टिका के। अब धूप एक ही जितनी है हर एक के लिए। अब उसी धूप में मजदूर काम कर रहा है, वो बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन आप या मैं बाहर जाते हैं तो हमें बहुत गर्मी लगती है। तो वो तो एक ही जितनी है ना, मजदूर के लिए कोई अलग से गर्मी थोड़ी है, एक ही जितनी गर्मी है आपके लिए भी मेरे लिए भी। ठीक है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते इतनी ज्यादा, लेकिन वो बेचारा उसके अंदर काम भी कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती कि आपने वहां पे कौन सा चार्ज रखा है इसको टेस्ट करने के लिए। ठीक है भाई सर, तो ये हमारा हो गया एक फॉर्मूला। अब अगर इसी को अगर हम वेक्टर नोटेशन में लिखना चाहें तो जनाब ये बन जाएगा E विल बी इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, साथ में आ गया आर कैप। इस आर कैप का काम क्या है, ये हमारे पास है यूनिट वेक्टर। अगर मैं इसको ओपन करूं ये फॉर्मूला ऐसे भी बन जाएगा, E विल बी इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, साथ में आ जाएगा आर अपॉन आर। ये कहां से आया सर मार्केट में, मेरा बेटा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, उसी को उठा के मैंने यहाँ पे क्या करा है, प्लग इन कर। नीचे वाले आर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा जनाबे वाला के क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और साथ में आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय आर। मैंने इन तीनों का अलग अलग मतलब आपको पहले भी बताया था। ये जो आर है ये बेसिकली हमारे पास होता है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये जो आर है ये हमारे पास होता है यूनिट वेक्टर। ये जो आर है ये हमारे पास होता है डिस्टेंस। मैं आपको फिर से एक मिसाल से तीनों के दरमियान में डिफरेंस समझा देता हूं ताकि जब आप किताब पढ़ रहे हो तो आपके लिए चीजों को समझना क्या हो आसान हो जाए। देखो समझो भाई साहब, ये मिसाल के तौर पे हमारे पास है ओरिजिन। ठीक है, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है मेरा बेटा, और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर इधर 5 के ऊपर कोई पॉइंट है। ठीक है, 5 के ऊपर कोई पॉइंट मौजूद है। ठीक है मेरा बच्चा, खास तौर पे ये उन लोगों के लिए जिनकी ये पहली क्लास है, बाकी लोगों की भी रिवीजन पर्पस के लिए, लेकिन उनको तो मैं पढ़ा चुका हूं इसे भी। इसका अगर मैं वेक्टर लिखूंगा ना तो ये बनेगा 5i कैप। क्या बनेगा मेरे बेटे, 5i कैप। अब देखो मैं यहां लिख रहा हूं 5i कैप, ये है पोजीशन वेक्टर। इसने आपको क्या क्या बताया, इसने आपको दो चीजों का आंसर किया, एक कितना चलना है ओरिजिन से, दूसरा कहां चलना है ओरिजिन से। दो चीजों का आंसर किया, एक कितने का और एक कहां का। देखो कैसे किया आंसर, कहां जाना है, आई कैप। आई कैप का मतलब क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जाना है फ्रॉम द ओरिजिन, एंड दिस इज द ओरिजिन। सर क्या हमेशा ओरिजिन से जाएंगे, बिल्कुल हमेशा ओरिजिन से जाएंगे क्योंकि ओरिजिन हमारा रेफरेंस होता है। पहला आंसर किया कहां जाना है, दूसरा आंसर किया कितना जाना है। तो कितना जाना है भाई, 5 मीटर जाना है फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन से 5 मीटर जाना है भाई। समझ में आ गई बात की, ये हो गया, ये है पोजीशन वेक्टर जो कितना और कहां दोनों का आंसर करते हैं। इसी तरह एक होता है आर कैप। आर कैप इसमें से कौन सा है, आई कैप वाला है। ये क्या है भाई, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्शन बताना। यानी कि ये सिर्फ आंसर कर रहा है कहाँ का, कि कहाँ जाना है, क्या डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में वी हैव टू मूव। इसी तरह जो आर है ना भाईजान, ये आपके पास है डिस्टेंस, कि ओरिजिन से कितना डिस्टेंस मूव करना है। तो ये कितने का आंसर कर रहे हैं, बस कहानी खत्म हो गई। ये आपके पास है, आर के ऊपर एरो लगा हुआ है, पोजीशन वेक्टर है, ये बता रहा है कितना जाना है, कहाँ जाना है। आर कैप है, सिर्फ कहाँ का आंसर कर रहे हैं। आर है तो वो डिस्टेंस बता रहे हैं कि आपने कितना मूव करना है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के डिफरेंट 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 कहानियां दी। अब इससे रिलेटेड भाईजान एक सवाल देख लेते हैं जो हमारे पास माजी में आया हुआ है। सबसे पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, या ये जो है ना फेडरल बोर्ड की एग्जांपल भी है। कहता है आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू बताना है एट अ डिस्टेंस
of 30 centimeter at a distance of 30 centimeter from 3 माइक्रोकूलम चार्ज। आपके पास मेरा बेटा एक 3 माइक्रोकूलम का कोई चार्ज है, इससे 30 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर आपने क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा भाई, कैसे करेंगे अब ये सवाल, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। वैल्यूज प्लेस कर देंगे लाके भाई, के की जगह आ गया 9 × 10⁻⁹, क्यू की जगह 3 माइक्रोकूलम है यानी कि 3 × 10⁻⁻⁶, अपॉन में अपॉन का साइन आ गया भाईजान यहाँ पे। आगे चले, आर आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, डिस्टेंस आ गया 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं भाई, डिवाइडेड बाय 100 या मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻², और ऊपर क्या आ गया मेरा बेटा, स्क्वायर आ गया। सॉल्व करेंगे, 9 3 27, 10 की पावर हो गई 3 भाई, 9 में से 6 गया तो 3 बचा, अपॉन में ये है 3 × 10⁻⁻1। सर ये क्या कर दिया आपने, देखो भाई 30 के साथ जो था एक 10 था, तो जब मैंने 3 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखा तो 10 को 10⁻² के साथ सॉल्व किया तो 3 × 10⁻1 हो गया, और ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। 27 × 10⁻3 होल डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर हो गया 9, 10⁻⁻1 के ऊपर भी स्क्वायर है तो आ गया 2, 9 1 जा 9 3 जा। ये वाली चीज जब ऊपर आ जाएगी हमारे पास, तो मेरा बेटा ये हमारे पास बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। ये बन गया मेरा बच्चा हमारे पास 3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये मैंने जो मैथ्स करी है इससे रिलेटेड मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया, तो जो मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा। बेटा मुझ समेत जितने भी टीचर्स के लेक्चर होंगे ना, उसके अंदर जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे, चाहे वो लेक्चर के दौरान कराए जाएं, चाहे वो टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम में कराए जाएं, आपके जो पास पेपर के क्वेश्चन हैं वो सारे उसके अंदर ही शामिल होंगे, ठीक है। आप खुद सोचो हम अलग से क्वेश्चन कहाँ से निकालेंगे, जरा पास पेपर से ही आपकी टेक्स्ट बुक से तो क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है, या उन जैसे क्वेश्चन होते हैं। बाकी रही बात, जिन लोगों की आज पहली क्लास है, आप लोगों ने यकीनन अपना डाटा मिस अंशरा को शेयर किया होगा। मिस अंशरा आपको गूगल क्लासरूम पे ऐड कर देंगी, वहां पे ये सारे लेक्चर्स अपलोड हो जाते हैं पीडीएफ के साथ। दूसरी चीज, जो टेस्ट है, टेस्ट में क्या आएगा, तो मैं सर शाफी को भी रिक्वेस्ट कर दूंगा कि वो ग्रुप के ऊपर दोबारा से एक बार जो टेस्ट का स्केड्यूल है वो शेयर कर दें, और जो टेस्ट का कोर्स वर्क है वो शेयर कर दें। मैं बता देता हूँ, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, यहाँ तक हमारा फिजिक्स के टेस्ट में आएगा, और जो हम इसके बाद गॉस लॉ पढ़ेंगे वो इस टेस्ट में नहीं आएगा, जाहिर है अगले टेस्ट में आएगा। अभी जो टेस्ट 15 अक्टूबर को होना है उसके अंदर कूलम्स लॉ आएगा, उससे पीछे जो हमने चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो सब आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पार्ट आ रहा होगा, ठीक है भाईजान। अब चलते हैं हम आगे, और आगे मजीद इसके अंदर चीज पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, अब मेरा बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या है, E इक्वल्स के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला हम लोग तब यूज करते हैं जब मेरा बेटा हमारे पास चार्जेस के दरमियान में जो मीडियम है वो कौन सा है, एयर। व्हेन एयर इज द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। मेरा बेटा अगर एयर मीडियम ना हो और हमारे पास दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक हो, दरमियान में क्या हो भाई, डाई इलेक्ट्रिक, तो हमें ये बात पता है कि डाई इलेक्ट्रिक के आने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है किसके ऊपर, कूलम कांस्टेंट के ऊपर, ऐसे ही है ना, और कूलम कांस्टेंट खुद चेंज हो जाएगा, तो भाई ये भी के प्राइम हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, साथ में आ गया मेरा बेटा क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हमें यह बात पता है कि डाइलेक्ट्रिक के केस में इसको हम कैसे लिखते हैं, के अपॉन एप्सिलॉन आर लिखते हैं, मल्टीप्लाई में आ गया क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो भाई मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, ये हमने पढ़ा था। देखो, जब मेरा बेटा एयर वाला केस होता है तो एयर वाले केस के अंदर के का फॉर्मूला होता है 1/4πε0, ठीक है। और हमारे पास दूसरे केस के अंदर जब डाइलेक्ट्रिक होता है तो यही फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर। अब मेरे बेटे अगर आप इसके अंदर से 1/4πε0 को देखोगे, आपको यही चीज यहां पे लिखी नजर आ रही होगी, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा के प्राइम विल बी इक्वल टू के डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। ठीक है भाई साहब, ये बन गई हमारे पास चीज। अब यही चीज मैंने यहाँ पे करी है, देखो
यही चीज मैंने क्या करा, के प्राइम की जगह पे लाके ये के प्राइम का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया। तो मेरे पास ई प्राइम बन रहा है, मेरे पास ई प्राइम का वैल्यू क्या आ रहा है, ई प्राइम आ रहा है मेरा बेटा के अपॉन एप्सिलन आर मल्टीप्लाई बाय क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब इसमें से मैं जिस चीज को मार्क कर रहा हूं ना, आप जरा उसको देखो, फिर हम देखेंगे हमारे पास यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है। ये चीज देखो आप, और मेरा बेटा जो यहाँ पे चीज मार्क करी हुई है इसको देखो आप जरा, इसको देखो जरा, आपको नजर आ रहा है ई इक्वल्स के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ई इक्वल्स के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे मेरा बेटा ये जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है ये भी हमारे पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, तो क्या बनेगा, ई प्राइम विल बी इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय एप्सिलन आर। यानी कि जैसे ही डाई इलेक्ट्रिक आता है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एप्सिलन आर टाइम्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और हमारे पास जो एप्सिलन आर है, एप्सिलन आर हमेशा वन से कैसा होता है, ग्रेटर होता है। एप्सिलन आर का वैल्यू हमेशा वन से कैसा होता है भाईजान, ग्रेटर वैल्यू होता है। तो देखो एक मिसाल से समझ लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप 5 को डिवाइड करते हो 2 से तो ये बनता है 2.5। सिमिलरली अगर आप 5 को डिवाइड करोगे 0.2 से, इस ये बनेगा ऐसे 5 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 10, 10 पलट के ऊपर जाएगा, 5 10 हो गया 50 अपॉन में आ गया 2, 50 अपॉन 2 कितना हो गया 25। यहाँ पे 5 कन्वर्ट हो गया 25 में, यानी कि आपको दिख रहा है जो वैल्यू है वो बढ़ गई है, पहले 5 थी अब कितनी हो गई 25। यहाँ पे 5 कन्वर्ट हो गया 2.5 में, यानी कि मेरे बेटे जो वैल्यू थी वो ओवरऑल क्या हो गई है, कम हो गई है। सही है, नीचे वाले केस में वैल्यू बढ़ रही है और ऊपर वाले केस में वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। वजह ये रहा, यहाँ पे आपने डिवाइड किया है वन से बड़े नंबर से, और यहाँ आपने डिवाइड किया है वन से छोटे नंबर से। आपने सीखा क्या आपने सीखा ये, इसको देखो, जब वन से बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नजर आ रही है हमें ये चीज, देखो अगर आप यहाँ पे ई डिवाइडेड बाय एप्सिलन आर करते हो, एप्सिलन आर ग्रेटर देन वन है, तो वन से बड़ी वैल्यू से जब आप डिवाइड करोगे आंसर आ रहा है ई प्राइम। अब हमें पता है ई प्राइम का वैल्यू बेसिकली क्या हो चुका होगा, कम हो चुका होगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ई प्राइम इज लेस देन ई, यानी कि आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द केस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द केस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द केस ऑफ एयर। यानी कि डाई इलेक्ट्रिक के आने से, डाई इलेक्ट्रिक के आने से जैसे ही आपने चार्जेस के दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया, तो डाई इलेक्ट्रिक के आने से जो आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम कम हो जाएगा। सवाल देखो इसका, मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी बिटवीन द चार्जेस 45 न्यूटन पर कूलम, यानी कि एक सोर्स चार्ज था, उससे कुछ फासले, कुछ आर डिस्टेंस के फासले के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी 45 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने दरमियान में जो मीडियम था वो एयर को हटा के कोई डाइलेक्ट्रिक लिया और उस डाइलेक्ट्रिक का जो कह लोगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है 3। जाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीडियम पे डिपेंडेंट है। तो अब आपने बताना है कि भाई न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो ये बन जाएगा ई डिवाइडेड बाय एप्सिलन आर। 45 न्यूटन पर कूलम डिवाइडेड बाय एप्सिलन आर कितना है, 3 है। तो भाई 3 वन सा हो गया 3, 3 5 सा क्या हो गया 15। यानी कि यानी कि मेरा बेटा देखो इस कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करो, ये आपका सोर्स चार्ज है, ये आपका टेस्ट चार्ज है। ठीक है, पहले इनके दरमियान में जो मीडियम था वो कौन था, एयर था, और इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो कितनी थी, 45 न्यूटन पर कूलम। यानी कि अगर 1 कूलम का चार्ज रखा जाएगा तो वो अपने ऊपर 45 न्यूटन की फोर्स लगती हुई महसूस कर रहा होगा। जब आपने एयर को हटा के यहाँ पे कोई और मीडियम ले आए, कोई डाइलेक्ट्रिक ले आए, अब के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी रह गई, 15 न्यूटन पर कूलम। यानी कि अब अगर 1 कूलम का चार्ज यहाँ पे रखोगे तो वो अपने ऊपर कितनी ताकत लगती महसूस करेगा, 15 न्यूटन की ताकत लगती महसूस कर रहा होगा। मेरा बेटा यहां तक मुझे बता दो, सब चीजें सबको क्लियर। तो मेरा बेटा अब सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर ना एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक कोई सोर्स चार्ज है, एक कोई सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज की वजह से किसी आर डिस्टेंस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारे पास है 50 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, आपने क्या किया, आपने सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के दरमियान में जो मीडियम था
वो आपने एयर से हटा के कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया। पहले एयर था, बाद में आप एयर की जगह पे क्या ले आए, एक अदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले आए, ठीक है भैया। अब डाइलेक्ट्रिक जो आप लेकर आए हो, वहां पे एप्सिलॉन आर का जो आपका वैल्यू है, वो मिसाल के तौर पे आपके पास दिया हुआ है 5। आपने बताना है कि नई इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है। ठीक है, देखो मेरा बेटा, बिल्कुल आपकी बात सही है। अब इसको हमने करा किस तरह से है, देखो इधर हमारे पास, अब जो हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है, हमारे पास सवाल में क्या कहा हुआ है, हमें सवाल में ये कहा गया है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी सोर्स चार्ज की, कुछ डिस्टेंस आर के ऊपर कितनी थी, 50 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय आ टेस्ट चार्ज, ठीक है भैया। तो अब हमारे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक है, और डाइलेक्ट्रिक जो आ रहा है उसका एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना दे दिया जनाब, 5 दे दिया। अब आपने क्या करना है, ई प्राइम का वैल्यू निकालना। ई प्राइम का वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द केस ऑफ एयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द केस ऑफ एयर कितनी आ रही थी, 50 आ रही थी, और एप्सिलॉन आर कितना आ रहा था, 5 आ रहा था। जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 10 न्यूटन पर कूलम। यानी कि एयर के केस में जितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी थी, उसके मुकाबले में इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी 5 गुना क्या हो चुकी है, अब कम हो चुकी है, ठीक है मेरा बेटा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना, वो आपसे डिफरेंट टाइप पे पूछता रहता हैगा। ठीक है भाई साहब, यहां तक मुझे बता दो, सब चीज क्लियर है। ठीक है मेरा बेटा, अब हम सवालात की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं ना मेरा बेटा, अब हम चलते हैं उसकी तरफ, ठीक है। पहला क्वेश्चन, अब आप नोट करना कि जो आपने कूलम्स लॉ के अंदर टॉपिक पढ़ा था ना, उसको हम यहाँ पे किस तरह से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सवाल हमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास एक 6 कूलम का चार्ज है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा बेटा हमारे पास एक 4 कूलम का चार्ज है, ठीक है। एक 6 कूलम का चार्ज है, एक मेरा बेटा हमारे पास 4 कूलम का चार्ज है, और इन दोनों के दरमियान का जो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है यहाँ पे मेरे बेटे 0.6 मीटर का डिस्टेंस, 0.6 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। आपको कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है एट द मिड पॉइंट, ये है जनाब मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे यू आर सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो भाई साहब, अगर ये हमारे पास मिड पॉइंट है, तो एक बात तो आपको पता चल गई होगी अब तक, क्या, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये जो डिस्टेंस होगा 6 कूलम से यहां तक का, वो हमारे पास कितना हो जाएगा जनाबे वाला, वो हमारे पास हो जाएगा 0.3 मीटर। इन अ वेरी सिमिलर मैनर, ये वाला जो डिस्टेंस होगा मेरे बेटे, ये भी कितना होगा, ये भी हमारे पास हो जाएगा जनाबे वाला 0.3 मीटर। अब देखो मेरा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो क्वेश्चन है वो आपने कैसे करने, और फिर ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जितने क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊं, आपने इन सारे क्वेश्चन को अगली क्लास से पहले 5 दफा लाजमी करके रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ निकालनी है, इस मिड पॉइंट पे निकालनी है। आपने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज मौजूद है, हमेशा ऐसे ही करेंगे। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वहां पे आपने एज्यूम कर लिया है क्या मौजूद है, टेस्ट चार्ज मौजूद है। और आपने ये जो 6 कूलम वाला चार्ज है, इसको कह दिया ये Q1 है, 4 कूलम वाले चार्ज को आपने कह दिया Q2 है। अब पहला पॉइंट, ये जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी, वो Q1 की वजह से भी होगी, Q2 की वजह से भी होगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज एट अ गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब ये जो टेस्ट चार्ज है, जो हमने अज्यूम किया हुआ है कि रखा हुआ है मिड पॉइंट के ऊपर, ये Q1 की फील्ड में भी है, Q2 की फील्ड में भी है। इस पे Q1 भी फोर्स लगा रहा है, इस पे Q2 भी फोर्स लगा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 की वजह से भी होगी और E2 की वजह से भी होगी। क्लियर है, ये बात हमें समझ में आती है। यानी कि अगर मुझे इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो मैं कहूंगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी द वेक्टर सम ऑफ E1 एंड E2। पॉइंट समझ आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज नंबर 1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज नंबर 2। ये मेरा बेटा हमारे पास होता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। क्या होता है ये, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या है कि आपने जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वो सम है इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। सेम चीज हमने कूलम लॉ में पढ़ी थी कि आपने नेट फोर्स निकालनी है किसी पॉइंट पे,
तो वो वेक्टर सम होता है इंडिविजुअल फोर्सेस का। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो जरा, अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकालना है। ये जो Q1 है, ये इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? तो भाई ये जो Q1 है, ये इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो ये डायरेक्शन आ गया E1 का। जो हम डायरेक्शन निकालते हैं वो हमेशा उस चार्ज की रिस्पेक्ट से निकालते हैं जो फोर्स लगा रहा होता है। यहाँ फोर्स कौन लगा रहा है? 6 कूलम वाला चार्ज लगा रहा है। तो 6 कूलम वाला चार्ज स्ट्रेस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो डायरेक्शन ऐसे आ गया। ये डायरेक्शन निकालना भी हमने वहां सीख चुके हैं। सिमिलरली ये जो 4 कूलम वाला चार्ज है, ये भी यहाँ पे क्या करेगा भाई, रिपेल करेगा। कैसे पता चला? क्योंकि मेरा बेटा ये 4 कूलम वाला पॉजिटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज कैसा है, वो भी पॉजिटिव है, तो ये इसे रिपेल करेगा। सर क्या हमेशा ऐसे ही होगा? हमेशा ऐसे ही होगा। अब सबसे पहले मेरा बेटा आप E1 कैलकुलेट कर लो। फॉर्मूला क्या है, KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो 9 इंटू 10 पावर 9 मल्टीप्लाई बाय Q कितना है 6, अपॉन में आ गया आपके पास R स्क्वायर, और R होगा 6 कूलम से लेके यहां तक का फासला, विच इज 0.3 मीटर। 0.3 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 10 पावर -1, और ऊपर आ गया होल स्क्वायर। मैं अभी बेसिक मैथ्स के लेक्चर का लिंक दोबारा शेयर कर दूंगा, अगर किसी ने अभी भी नहीं देखा तो मेरा बेटा इसको देख के रख लेना, आपके लिए ये सब चीजें आसान हो जाएंगी। बेसिक मैथ्स करने के लिए आपको चौथी पांचवी छठी क्लास की मैथ सॉल्व करने का कोई नीड नहीं है भाई। सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ ना वो मुझ पे छोड़ दो। फिजिक्स मेरा काम है, मुझ पे छोड़ दो आप, बस जो बता रहा हूँ वो करते जाओ, और कुछ नहीं करो भले से। 9 आ गया एज इट इज, 10 पावर 9, साथ में आ गया 6, अपॉन में आ गया 3 का स्क्वायर हो गया 9, और हो गया 10 पावर -2। जो इसमें से मर रहा है भाई उसे मार दो, 9 से 9 मर गया। और क्या बना हमारे पास, ये E1 का वैल्यू कितना आ रहा है? E1 हमारे पास आ रहा है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 न्यूटन पर कूलम। E1 का वैल्यू आ गया। अब सिमिलर पैटर्न पे आपने क्या करना है, सिमिलर पैटर्न पे आपने E2 का वैल्यू निकालना। सिमिलर पैटर्न पे आपने क्या करना है भाई साहब, अब आपने E2 का वैल्यू निकालना है। जब आपने E2 का वैल्यू निकालना है, वही फॉर्मूला है KQ अपॉन R स्क्वायर। तो 9 इंटू 10 पावर 9, अब E2 के लिए Q कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और R स्क्वायर। भाई 4 कूलम से लेके मिड पॉइंट तक का फासला कितना है, 0.3। ये हो जाएगा 3 इंटू 10 पावर -1, ऊपर आ जाएगा जनाब होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 9 इंटू 10 पावर 9, मल्टीप्लीकेशन में आ गया 4, अपॉन में आ गया 3 का स्क्वायर, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2, 9 से 9 मर गया, ये ऊपर आएगा। तो 4 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर कूलम। मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी एडिशन भी किस तरह से होती है, वेक्टर के स्टाइल में होती है। अब वेक्टर के स्टाइल की एडिशन हमने कूलम लॉ में पढ़ी थी, और आपने अगर उसको रिवाइज किया है तो आपको वो सारे केसेस याद होंगे। मैंने बताया था जब कभी भी दो वेक्टर्स ऐड होते हैं तो उनका जो जर्नल फॉर्मूला है वेक्टर एडिशन का, दैट इज R इक्वल √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। पढ़ा चुका है ये बात मैं आपको। इसमें मैंने आपको फिर कुछ स्पेशल केसेस भी बताए थे। अगर थीटा 0 डिग्री होगा, जितने लोगों को ये नई केसेस याद आ रहे, कूलम लॉ का पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर देख लेना, उसमें सब बताया है। सिमिलरली अगर थीटा 180 डिग्री होगा तो आर विल बी इक्वल टू a माइनस बी, बड़े में से छोटा वाला माइनस हो जाए। सिमिलरली अगर थीटा अपने पास 90 डिग्री होगा तो आर विल बी इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। और अगर इनके अलावा कोई थीटा होगा, उसका भी मैंने आपको एक सवाल टॉपिकल प्रॉब्लम में सॉल्व कराया था, थीटा 60 डिग्री वाला, इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला। ठीक है, तो जनाबे वाला ये सब हमने देख लिया था। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी आप देखो, E1 सीधे हाथ पे पॉइंट कर रहा है, E2 कहां पॉइंट कर रहा है, उल्टे हाथ पे। तो आपको यहां से वाजे तौर पे नजर आ रहा है कि E1 एंड E2 दे बोथ आर एंटी पैरेलल। कैसे हैं भाई, दे बोथ आर एंटी पैरेलल, दे आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल से क्या मुराद है कि दरमियान में एंगल कितना आ रहा है, 180 डिग्री वाला आ रहा है। और 180 डिग्री वाला जो एंगल होता है, 180 डिग्री वाला जो एंगल होता है, उसमें हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, R इक्वल a माइनस बी यूज करते हैं। और a माइनस बी के अंदर खास बात क्या होती है, बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं। अब मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे जो मेरे पास बड़ा है वो E1 है और छोटा मेरे पास E2 है। तो जनाब R विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2। R क्या है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट द मिड पॉइंट। तो 6 इंटू 10 पावर 11 माइनस, माइनस करेंगे 4 इंटू 10 पावर 11, तो 6 में से 4 गया तो आ गया 2। तो 2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर कूलम, ये हमारे पास आ रहा है। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी आ रही है कहां पे, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 इंटू 10 पावर 11। अब जाहिर है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको डायरेक्शन भी चाहिए। अब देखो,
E1 मेरे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है 6 कूलम चार्ज की, E2 मेरे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है 4 कूलम चार्ज की। आपने देखना है कि E1 का वैल्यू ज्यादा है या E2 का वैल्यू ज्यादा है। देखो, जब भी दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, आप देखोगे कि ज्यादा बड़ी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कौन सी है, E1 के E2। तो जो बड़ी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगी, रिजल्टेंट उसी का डायरेक्शन फॉलो करेगा। तो E1 E2 में बड़ा कौन है, E1 है, तो डायरेक्शन भी E1 का ही फॉलो होगा, यानी कि ये है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। ठीक है मेरा बेटा, ये है अपने पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। अब जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं। पहले आपने ये सवाल एक बार खुद से करना है, ये सारे पॉइंट्स रिवाइज करने हैं, फिर एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं वो करना है। मैं 5 गिनने के बाद आगे जाऊंगा, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नीचे का स्क्रीनशॉट लेना तो नीचे का भी ले लेना, पहले ऊपर का ले लो। 1 2 3 4 5। अब नीचे का भी चाहिए भाई, चलो नीचे का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं। अब आपने इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है और डायरेक्शन के साथ निकालना है। जैसे हमने इसका डायरेक्शन निकाला ना, कि इसका डायरेक्शन कहाँ आ रहा था, राइट साइड पे आ रहा था, या आप कहोगे 4 कूलम वाले चार्ज की तरफ, यानी कि टूवर्ड्स 4 कूलम चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कहाँ आया, टूवर्ड्स 4 कूलम चार्ज। ठीक है, एक चार्ज आपके पास है -4 कूलम का, एक चार्ज आपके पास है 6 कूलम का। सही है भाई, ये आपके पास क्वेश्चन है। और आपके पास दरमियान में जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज 0.6 मीटर। आपने करना क्या है भाई, मिड पॉइंट पे वापस आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। मिड पॉइंट पे आपको कहा जा रहा है नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। एक क्वेश्चन आपने ये करना है, उम्मीद है ऊपर का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पहले ऊपर वाला हाथ से प्रैक्टिस कर लेना, वरना ये होंगे नहीं सवाल सॉल्व। अब क्या करना है, दूसरा सवाल आपके पास क्या है, आपके पास एक 6 कूलम वाला चार्ज है, एक और 6 कूलम वाला चार्ज है, और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है भाईजान, वो भी हमारे पास कितना है, 0.6 मीटर। इस केस में भी आपको कहा जा रहा है कि आपने मिड पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। आपके पास 10 मिनट है, 3 क्वेश्चन है। पहले एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है, फिर ये 2 क्वेश्चन आपको दिए करने के लिए 10 मिनट का टाइम है, जल्दी से कर लो। चलो भैया, अब हम क्या करने लगे, हम सबसे पहले जो हमारे पास ये क्वेश्चन है ना, सबसे पहले हम जरा ये क्वेश्चन जो है ना मेरा बेटा, इसको सॉल्व करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन को, फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फिर आप देख लेना कि आंसर आपका मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो भाई, अब हमने सीखा क्या था, हमने सीखा था कि जनाब आपने जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, उस पॉइंट के ऊपर आप अज्यूम कर लीजिएगा कि एक क्या मौजूद है मेरा बेटा, टेस्ट चार्ज मौजूद है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जनाब ये हमारे पास, यहां से मैंने एमपी को हटाया, यहां पे लाके मैंने क्या कर दिया, एक अदर टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दिया। ठीक हो गया जनाबे वाला। अब अब हमने क्या करना था, डायरेक्शन निकालनी थी। जो टेस्ट चार्ज है वो तो हमेशा होता है कैसा, पॉजिटिव। ठीक है, -4 कूलम वाला जो चार्ज है वो इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अपने पास बुलाएगा, यानी कि ये हो गया डायरेक्शन किसका, E1 का। मैं -4 कूलम वाले चार्ज को Q1 कह रहा हूं, इसे मैं क्या कह रहा हूँ, Q2 कह रहा हूँ। तो E1 का डायरेक्शन कहाँ आएगा, -4 कूलम की तरफ। ठीक है मेरा बेटा, अब 6 कूलम वाला जो चार्ज है, ये इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि ये डायरेक्शन आ गया मेरे बच्चे किसका, E2 का डायरेक्शन आ गया। ठीक है, टेस्ट चार्ज लिखना मिड पॉइंट पे लाजमी है, अदरवाइज हमारा सवाल गलत होने के चांसेस होंगे। ठीक है भैया। अच्छा, अब क्या करना है भाई, E1 निकालना है और E2 निकालना है। जब आपने E1 निकाला होगा तो वही होगा, हम वैसे भी माइनस या प्लस साइन नहीं लिखते। तो भाई K आया 9 × 10⁻⁹, Q आया 4 कूलम, अपॉन में R² आ गया, और R कितना है जनाब, मिड पॉइंट है तो 0.3 हो जाएगा, यानी कि 3 × 10⁻⁻1 हो गया, और स्क्वायर आ गया। सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा, 4 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। इसी तरह आपने E2 निकाला होगा जनाब। जब आपने E2 निकाला होगा तो जो भाई साहब आपके पास E2 आया होगा 6 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। अब आपने ये चीज नोट करी कि E1 भी लेफ्ट साइड पे है, E2 भी कहाँ है, लेफ्ट साइड पे है। और हमने ये बात कूलम्स लॉ में बहुत अच्छे से देखी थी कि अगर दोनों का डायरेक्शन एक ही होगा तो हम क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे
E1 एंड E2 आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के कैसे हैं मेरे बेटे? पैरेलल है। पैरेलल का मतलब थीटा क्या है? 0 डिग्री। 0 डिग्री के केस में जो रिजल्टेंट है, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है, वो मेरा बेटा हमारे पास कैसे आएगी? ऐड करके आएगी। 4 और 6 को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलम, या इसको आप 10⁻12 न्यूटन पर कूलम भी कह सकते हो। और आगे क्या लिखोगे? आप बोलोगे टूवर्ड्स -4 कूलम चार्ज। अब ये आंसर कितने बच्चों का आया? जरा जल्दी से हैंड रेस कर दो। हैंड रेस का ऑप्शन होता है जूम के अंदर। जल्दी से हैंड रेस कर दो, मैं देखना चाह रहा हूं कितने लोगों ने आंसर सही निकाला है। तकरीबन 146 है, तो मैं एटलीस्ट 100+ आंसर्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो सही आए होंगे, वरना मैं बहुत ही निकम्मा हूं कि तुम लोगों को ये बेसिक सवाल नहीं सिखा पा रहा। सिर्फ 60 लोगों का आंसर सही आया है, बाकी लोगों का आंसर गलत आया क्या? कोई ऐसा शाहकार इंसान तो नहीं बैठा हुआ यहाँ जिसने सॉल्व ही नहीं किया? बेटे आंसर आया है 10 × 10⁻11। आपके पास हैंड रेस का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर, जूम वालों ने आपके साथ दुश्मनी कर दी मेरा बेटा। 70 बेटे, और बाकी लोग भी थोड़ा जाग जाओ, थोड़ा मतलब होश में आ जाओ एक ही बार में। एक बार होश में आ जाओ ना, पानी वानी मुंह पे डाल के, तो फिर सब एक ही बार में रेस कर देना। -4 लिख के मैंने 4 लिखू ना बेटे? -4 लिखा है मैंने, मेरा बच्चा -4 ही लिखा है। बेटे टूवर्ड्स -4 इसलिए आ रहा है, देखो टूवर्ड्स -4 क्यों आ रहा है। देखो मेरा बेटा, टूवर्ड्स -4 मेरे बच्चे इसलिए आया, E1 का डायरेक्शन कहाँ है? लेफ्ट साइड पे। E2 का भी कहाँ है? लेफ्ट साइड पे। तो भाई रिजल्टेंट भी कहाँ आएगा? लेफ्ट साइड पे आएगा ना। ठीक है, कूलम्स लॉ में हमने यही सब तो सीखा था। तो मेरा बेटा लेक्चरों के साथ मजाक नहीं करो, हफ्ते के हफ्ते मुकम्मल करते रहा करो, वरना आपके लिए आखिर में अजियत हो जाएगी। ये इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट होगा कि आपसे कवर नहीं होगा आखिर में। ठीक है, अभी शायद आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत सारे बच्चों को कि इतनी कम फीस में क्या क्वालिटी पढ़ा देंगे। आखिर में कंटेंट इतना हो जाएगा कि आपसे हजम नहीं हो रहा होगा वो कंटेंट। साथ के साथ चलते जाओगे ना, चीजें हैंडल हो जाएंगी। टेस्ट देते जाओ साथ के साथ। ठीक है, अब देखो भाई, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, 6 कूलम चार्ज और मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है हमें। अब भाई हमने क्या करा, जो हमारा मिड पॉइंट था, पहला स्टेप क्या होता है भाई? पहला स्टेप होता है कि हमारा जो मिड पॉइंट होता है उसके ऊपर आपके पास टेस्ट चार्ज रखना होता है। ठीक है मेरा बेटा, जो हमारा जो मिड पॉइंट है उसके ऊपर हमारे पास क्या रखेंगे? सबसे पहले हम अपना टेस्ट चार्ज रखेंगे। रख लिया भाई टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब डायरेक्शन निकाल लो भाई। 6 कूलम वाला चार्ज इसे रिपेल करेगा, ये आ गई डायरेक्शन, इसे मैंने कह दिया E1। ये हो गया मेरा बेटा मेरे पास Q2, और ये भी इसे क्या करेगा भाईजान? रिपेल करेगा ये भी इसे। ठीक है, E2 हो गया ये। ठीक है भाईजान, अब आपने क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। मिड पॉइंट है, 0.3 दोनों तरफ हो जाएगा। तो मेरा बेटा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 1 निकालोगे, वो आएगी 6 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली मेरे बेटे जब आप E2 निकालोगे, वो भी आपके पास कितनी आएगी? 6 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलम आएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, रिजल्टेंट। अब देखो E1 और E2 ऑपोजिट हैं। 180 डिग्री वाले केस में आप A-B का फॉर्मूला यूज करते हो। तो जब आप E1 - E2 करोगे, तो यहाँ आपके पास आंसर आएगा 0। क्यों 0 आएगा? क्योंकि मेरा बेटा E1 जितना है उतना ही E2 है, तो माइनस करने पर आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, अच्छा, यानी कि वो इक्विलिब्रियम के अंदर है। सही है, यानी कि मैं कहूंगा इस केस के अंदर ये जो मेरा मिड पॉइंट है, ये कैसा है? नल पॉइंट है। अब मैंने आपको कूलम्स लॉ के अंदर नल पॉइंट की बहुत तफसील बताई थी, अगर आपको याद होगा। मैं वही चीज यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? रिवाइज कर रहा हूँ, जो नल पॉइंट की बताई थी। देखो बेटे, क्या हमने कूलम लॉ में यही बात पढ़ी थी? क्या हमने कूलम लॉ में यही बात पढ़ी थी कि मेरे पास जब कभी भी लाइक चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस कैसे होते हैं? जो दोनों पॉजिटिव होते हैं या दोनों नेगेटिव होते हैं। लाइक चार्जेस के दरमियान में, बिटवीन द लाइक चार्जेस, हमेशा नल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। अगर आपके पास दोनों लाइक चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अगर दोनों लाइक चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो जो मिड पॉइंट है वही नल पॉइंट होगा। और अगर आपके पास जो लाइक चार्जेस हैं वो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अनइक्वल मतलब
एक छोटा है और एक बड़ा है, तो छोटे चार्ज के नजदीक होगा आपका नल पॉइंट, छोटे चार्ज के नजदीक होगा। और मैंने आपको इसका रीजन बताया था पूरा लॉजिक के साथ, यहां पे भी वही चीज चलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो जो कॉन्सेप्ट फोर्स का है वो यहां भी लग रहा होगा, छोटे चार्ज के नजदीक होगा नल पॉइंट। सिमिलरली अगर मेरा बेटा आपके पास अनलाइक चार्जेस है, अगर मेरा बेटा आपके पास अनलाइक चार्जेस, अनलाइक बोले तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसके लिए हमने पढ़ा था इनके बिटवीन में नल पॉइंट विल नेवर एग्जिस्ट, इनके इनके दरमियान में नल पॉइंट कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। रीजन मैंने समझाई थी, रीजन क्या बताई थी, क्योंकि दरमियान में किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन ओपोजिट नहीं होगी, डायरेक्शन हमेशा एक ही तरफ होगी। इनका जो नल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा वो आइदर साइड पे करेगा। आइदर साइड का कॉन्सेप्ट क्या बताया था, या तो राइट साइड वाले चार्ज के राइट में या लेफ्ट साइड वाले चार्ज के लेफ्ट में, ठीक है, आइदर साइड पे करेगा। और दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि छोटे चार्ज के नजदीक होगा, छोटे चार्ज के नजदीक होगा। ये जो मैंने पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स मैंने इससे पिछले लेक्चर में पूरे तफसील से बताए हुए, ये तीन बातें मैंने आपको बताई थी। अब इससे रिलेटेड मैं आपको दो होमवर्क दे रहा हूं, ये दो होमवर्क एक तरह से आपके क्वेश्चन हैं, ये दो क्वेश्चन एक तरह से आपके होमवर्क हैं, ये आपने करके रखने हैं और अगली क्लास से पहले आपने इसको करना है, ठीक है मेरा बेटा। एक चार्ज हमारे पास दिया है 6 कूलम, एक चार्ज हमारे पास दिया है 4 कूलम का, इन दोनों के दरमियान का जो फासला गिवन है, इन दोनों के दरमियान का जो फासला है वो हमें गिवन है भैया जी 0.6 मीटर, फासला हमें कितना गिवन है 0.6 मीटर का। आपने इसके अंदर नल पॉइंट लोकेट करना है, आपने बताना है कि भाईजान इसमें नल पॉइंट कहां है, पहला होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। जाहिर है दोनों लाइक चार्जेस हैं तो इनके दरमियान में ही होगा, दरमियान में मिड पे नहीं होगा क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं है, तो छोटे चार्ज के करीब होगा, यानी कि 4 कूलम के नजदीक होगा, 6 कूलम से दूर होगा। आपने इसका आंसर निकालना है और बताना है कि 6 कूलम से कितने फासले पे है वो मिड पॉइंट, और 4 कूलम वाले से कितने फासले के ऊपर है आपका मिड पॉइंट। फिर आपका जो दूसरा है उसमें आपका एक चार्ज 6 कूलम है, एक चार्ज -4 कूलम का है, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम डिस्टेंस दिया हुआ है, विच इज 0.6 मीटर का डिस्टेंस, दरमियान में दिया हुआ है डिस्टेंस आपको 0.6 मीटर। आपने बताना है इन दोनों चार्जेस को जो लाइन कनेक्ट कर रही है वो भी मैं आपको बता देता हूं, ये लाइन है जो इन दोनों चार्जेस को कनेक्ट कर रही है। आपने लोकेट करना है कि भाई इस लाइन के ऊपर नल पॉइंट कहां पे है। अब ये अनलाइक चार्जेस हैं तो यकीनन इनके दरमियान में तो कहीं हो नहीं सकता, या तो -4 कूलम के राइट साइड पे होगा या 6 कूलम के लेफ्ट साइड के ऊपर होगा। ये चीज अगर आपने पुराने लेक्चर पूरे नहीं किए हुए तो भाई ये चीज आपने लाजमी नोट करनी और फिर आपने बताना, ठीक है। तो ये आपका दो होमवर्क हो गए, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। दूसरी चीज, ये जो आपका नल पॉइंट है इसको अगर आप किताब में देखोगे, अगर नहीं लाजमी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक किताब से पढ़ना है, जब आप किताब से देखोगे तो मेरा बेटा आपको एक चीज ये नजर आएगी, इसको जो विजुअलाइज कराया जाता है वो कुछ इस तरह से कराया जाता है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है वो कुछ ऐसे जा रही होंगी, इसकी भी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है वो कुछ ऐसे ही जा रही होंगी, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया होता है ना मेरा बेटा, दरमियान का जो एरिया है जहां पे आपके पास नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, ये मेरा बेटा हमारे पास कौन सा पॉइंट होता है, नल पॉइंट होता है, जहां पे आपकी नेट फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, या आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। और अगर एक चार्ज पॉजिटिव होगा और एक चार्ज नेगेटिव होगा तो मेरा बेटा जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव से कहाँ जाती हैं, नेगेटिव की तरफ। ये बात अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होती है मेरे बेटे, इनवर्ड होती हैं। ये बात अभी हम वैसे भी क्या कर चुके हैं, पढ़ ही चुके हैं। और पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली क्या होती है मेरा बेटा, इनवर्ड होती हैंगी, ठीक है। ये चीज आपको किताब में पूरी डायग्राम बनी हुई मिल भी जाएगी।